कौटिल्य अर्थशास्त्र 15वां खंड। एक ग्रंथ की योजना। अध्याय 1। इस ग्रंथ के अनुच्छेदवार विभाजन। मानव जाति की जीविका निर्वाह को अर्थ धन कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर मानव जाति निवास करती है उसे भी अर्थ धन कहा जाता है। पृथ्वी को अर्जित करने और बनाए रखने के साधनों का वर्णन करने वाला विज्ञान अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान कहलाता है। इसमें 32 अनुच्छेदीय विभाजन है। पुस्तक यानी अधिकरण, विषय वस्तु अर्थात विधान, समान तथ्यों का सुझाव अर्थात योग, शब्द का अर्थ अर्थात पदार्थ, तर्क का सार अर्थात हेत्वार्थ, किसी तथ्य का संक्षिप्त उल्लेख अर्थात उद्देश्य, किसी तथ्य का विस्तृत उल्लेख अर्थात निर्देश, मार्गदर्शन, उद्धरण, अनुप्रयोग, संदर्भ स्थान, उपमा, निहितार्थ, संदेह, समान प्रक्रिया का संदर्भ, विरोधाभास, लोप, स्वीकृति, व्याख्या, व्युत्पत्ति, दृष्टांत, अपवाद, लेखक के स्वयं के तकनीकी शब्द, प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण, प्रत्युत्तर, निष्कर्ष, बाद के भाग का संदर्भ, पिछले भाग का संदर्भ, आदेश, विकल्प, एक साथ जुड़ना और निश्चित तथ्य, किसी रचना का वह भाग जिसमें किसी विषय या मुद्दे पर चर्चा की जाती है पुस्तक कहलाता है। उदाहरण के लिए, यह अर्थशास्त्र या शासन शास्त्र उन सभी अर्थशास्त्रों का संकलन है जो प्राचीन शिक्षकों द्वारा राजाओं को पृथ्वी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में मार्गदर्शन के रूप में लिखे गए हैं। किसी पुस्तक में निहित विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण उसकी विषय वस्तु कहलाता है। जैसे ज्ञान का उद्देश्य, वृद्धों के साथ संगति, इंद्रियों पर नियंत्रण, मंत्रियों का निर्माण इत्यादि। ये और इसी तरह के जैसे शब्दों का प्रयोग करके समान तथ्यों की ओर इशारा करना, समान तथ्यों का संकेत देना। उदाहरण के लिए, विश्व 4 जातियों और 4 धार्मिक विभाजनों और इसी तरह के अन्य विभाजनों से मिलकर बना है। किसी शब्द का अर्थ उसके भावार्थ से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, मूलाहार शब्द के संदर्भ में, जो कोई अपने पिता और दादा द्वारा अर्जित धन को लुटा देता है वह मूलहारा यानी फिजूल खर्ची करने वाला पुत्र है। किसी कथन को सिद्ध करने का उद्देश्य तर्क का सार है। उदाहरण के लिए, दान और जीवन का आनंद धन पर निर्भर करते हैं। किसी तथ्य को संक्षेप में बताने का अर्थ है उसे एक शब्द में कहना। उदाहरण के लिए, ज्ञान और अनुशासन में सफलता इंद्रियों के नियंत्रण पर निर्भर करती है। विवेचित शब्दों में व्याख्या का अर्थ किसी तथ्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। उदाहरण के लिए, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक के माध्यम से ध्वनि, स्पर्श, रंग, स्वाद और गंध की अनुभूति में किसी प्रकार की विसंगति का अभाव ही इंद्रियों के संयम का परिरक्षण कहलाता है। इस प्रकार जीना चाहिए जैसे कथन मार्गदर्शन है। उदाहरण के लिए, धर्म और मितव्ययिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए उससे जीना चाहिए। वह इस प्रकार कहता है जैसे कथन एक उद्धरण है। उदाहरण के लिए, मनु के मत के अनुसार राजा को अपने मंत्रियों की सभा में 12 मंत्री रखने चाहिए। बृहस्पति के मत के अनुसार इसमें 16 मंत्री होने चाहिए। उशन के मत के अनुसार इसमें 20 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कौटिल्य का मानना है कि इसमें उतने ही मंत्री होने चाहिए जितने राज्य की आवश्यकता हो। जब किसी प्रश्न के संबंध में वर्णित नियम किसी अन्य प्रश्न पर भी लागू होता है तो उसे अनुप्रयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ऋण न चुकने के बारे में जो कहा गया है वही बात वादा किए गए उपहार को न देने पर भी लागू होती है। किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए बाद में जिस विषय पर चर्चा की जानी है उसे संदर्भ स्थान कहा जाता है। उदाहरण के लिए, समझौते, रिश्वतखोरी, फूट और दबाव जैसे रणनीतिक साधनों का उपयोग करके
जैसा कि हम आपदाओं के संबंध में समझाएंगे। किसी अदृश्य वस्तु या परिस्थिति को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना उपमा कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक पिता की तरह उसे अपने पुत्र की रक्षा करनी चाहिए और उसे अपने उन प्रजाजनों की रक्षा करनी चाहिए जिनकी कर छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है। तथ्यों के कथन से स्वाभाविक रूप से जो निष्कर्ष निकलता है, भले ही उसे स्पष्ट शब्दों में न कहा गया हो, वह है निहितार्थ। उदाहरण के लिए, इस संसार के मामलों का पूर्ण अनुभव रखने वाला कोई भी व्यक्ति दरबारियों और अन्य मित्रों के माध्यम से एक अच्छे चरित्र वाले और योग्य शासक का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी को भी राजा के शत्रुओं के माध्यम से राजा का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब किसी कारण का कथन दो परिस्थितियों पर समान रूप से लागू होता है तो उसे संदेह कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक विजेता को किसके विरुद्ध चढ़ाई करनी चाहिए, एक जिसके नागरिक गरीब और लालची हो या एक जिसके नागरिक शोषित हो। जब किसी वस्तु के संबंध में निर्दिष्ट की जाने वाली प्रक्रिया की प्रकृति किसी अन्य वस्तु के संबंध में पहले से निर्दिष्ट प्रक्रिया के समान बताई जाती है तो इसे समान प्रक्रिया का संदर्भ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कृषि कार्यों को करने के उद्देश्य से उसे आवंटित भूमि पर उसे पहले की तरह ही कार्य करना चाहिए। किसी सकारात्मक कथन से विपरीत कथन का निष्कर्ष निकालना विरोधाभास कहलाता है। उदाहरण के लिए, इसके विपरीत ऐसा राजा प्रकट होगा जो दूत से प्रसन्न नहीं है। वाक्य का वह भाग जो छोड़ा जाता है, भले ही वह पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए आवश्यक हो, उसे एलिप्सिस कहते हैं। उदाहरण के लिए, अपने पंख नोच लिए जाने से वह हिलने डुलने की शक्ति खो देगा। यहाँ पक्षी की तरह शब्द छोड़ा गया है। जब किसी दूसरे व्यक्ति की राय बताई जाती है लेकिन उसका खंडन नहीं किया जाता तो यह उस राय की स्वीकृति मानी जाती है। उदाहरण के लिए, उसानस के मत के अनुसार सेना की संरचना इस प्रकार होती है: पंख, अग्रभाग और आरक्षित भाग। विस्तृत वर्णन का अर्थ है स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए, विशेषकर सभाओं और राजाओं के संघों में जिनमें सभाओं की विशेषताएं होती हैं, जुए के कारण झगड़े होते हैं और इन झगड़ों के कारण लोगों का अविनाश होता है। अतः बुरी प्रवृत्तियों में जुआ सबसे बुरी बुराई है, क्योंकि यह राजा को कर्म करने में असमर्थ बना देता है। किसी शब्द के व्युत्पन्न अर्थ को बताना व्युत्पत्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए, जो किसी राजा को उसके समृद्ध जीवन से विमुख कर देता है वह प्रवृत्ति व्यासना है। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए किसी तथ्य का उल्लेख करना दृष्टांत कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी से युद्ध में एक निम्न प्रतिद्वंदी की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी एक पैदल सैनिक की हाथी से लड़ते समय होती है। किसी कथन से अवांछित निहितार्थ को हटाना अपवाद है। उदाहरण के लिए, एक राजा अपने शत्रु की सेना को अपने क्षेत्र के निकट उपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है जब तक कि उसे किसी आंतरिक अशांति के अस्तित्व का संदेह न हो। वे शब्द जिनका प्रयोग अन्य लोग इस विशेष अर्थ में नहीं करते जिस अर्थ में लेखक ने किया है, वे लेखक के अपने तकनीकी शब्द हैं। उदाहरण के लिए, जो विजेता के क्षेत्र के निकट है वह पहला सदस्य है, उसके बाद दूसरा सदस्य आता है और दूसरे के बाद तीसरा सदस्य आता है। किसी अन्य व्यक्ति के मत का खंडन करने के लिए उद्धृत करना प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण है। उदाहरण के लिए, राजा और उसके मंत्री के कष्टों में से बाद वाला अधिक गंभीर है। सर्वमान्य मत इसका प्रतिवाद है। उदाहरण के लिए, राजा की परेशानी और भी बदतर है क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि राजा ही मानो केंद्र बिंदु है। जो बात सार्वभौमिक रूप से लागू होती है वह निष्कर्ष या एक स्थापित तथ्य है। उदाहरण के लिए, एक राजा को हमेशा साहसी प्रयास के लिए तैयार रहना चाहिए।
बाद के अध्याय की ओर ध्यान आकर्षित करना, उसके बाद के भाग का संदर्भ देना है। उदाहरण के लिए, हम वजन और माप के अधीक्षक नामक अध्याय में तराजू और बाट की व्याख्या करेंगे। यह कथन कि इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, पिछले भाग का संदर्भ है। उदाहरण के लिए, एक मंत्री की योग्यताओं का पहले ही वर्णन किया जा चुका है, इस प्रकार अन्यथा नहीं एक आदेश है। उदाहरण के लिए, इसलिए उसे धार्मिकता और धन के नियम सिखाए जाने चाहिए, न कि धार्मिकता और अपात्रता के। यह या वह एक विकल्प है। उदाहरण के लिए, या धर्म विवाह से जन्मी बेटियां, दोनों इसके साथ और वह का अर्थ है संयोजन करना। उदाहरण के लिए, जो कोई भी किसी पुरुष द्वारा उसकी पत्नी से उत्पन्न होता है, वह पिता और पिता के रिश्तेदारों दोनों से संबंधित होता है। विचार विमर्श के बाद जिस बात का निर्धारण किया जाना है वह निर्धारणीय तथ्य है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञ द्वारा उपहारों की वैधता या अवैधता का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि न तो दाता और न ही प्राप्तकर्ता को इससे कोई हानि होने की संभावना हो। अतः इन पैराग्राफिक विभाजनों के अनुरूप यह शास्त्र इस और परलौकिक को प्राप्त करने और सुरक्षित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रचा गया है। इस शास्त्र के प्रकाश में व्यक्ति न केवल धार्मिक, मितव्ययी और सौंदर्यपरक कार्य को स्थापित कर सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है, बल्कि अधार्मिक, मितव्ययी और अप्रिय कार्यों को भी समाप्त कर सकता है। इस शास्त्र की रचना उन्होंने की जिन्होंने कुशासन की असहिष्णुता से शस्त्र विज्ञान और पृथ्वी को शीघ्रता से बचाया, जो नंद राजा के अधीन हो गए थे। इस प्रकार कौटिल्य का अंतिम खंड, 15वां खंड ग्रंथ की योजना समाप्त होता है। आरंभ से लेकर 150वां अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार यह पूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा विरचित समाप्त होता है। यहाँ तक सुनने के लिए, पूरी श्रृंखला को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक्स विद सौरभ।